दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे लोग सभी जानते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा लगातार चर्चाओं में है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पश्चात खास तौर पर कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जैसा आप जानते हैं कि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और उसके बाद से तमाम तरह के नाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनके नाम इस पद के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी अबुझ पहेली बन गई है जिसका अभी तक कोई सार्वजनिक रूप से प्रक्षेप भी नहीं हुआ और ना कोई ऐसा कोई नाम निकल के आया जिसपे लोग निश्चिंत हो सके या जो कयासबाजी है उसको विराम लग सके कि आने वाले समय में ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक संजय जोशी का नाम बहुत ही मजबूती से चर्चा में आ गया है और लगातार ऐसे संभावनाएं लोग व्यक्त करने लगे कि संजय जोशी संघ की पसंद है और वह आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने आ सकते हैं भाजपा के। तो आखिरकार संजय जोशी का नाम क्यों चर्चा में आया और ऐसी कौन सी मजबूत संभावना संजय जोशी के पक्ष में है? क्योंकि जिस तरह से ऐसा माना जाता है कि ऐसे परसेप्शन है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों संजय जोशी के साथ उनके जो संबंध है वह मधुर नहीं है, कहीं ना कहीं समन्वयता की बड़ी भारी कमी है उनके अंदर, बहुत सारे मतभेद लोग कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संजय जोशी का नाम आना यह जरूर दिखाता है कि संघ का दखल भाजपा के अंदर बढ़ रहा है और भाजपा इस समय बैकफुट पर कहीं ना कहीं दिखाई देती है लोकसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारा केपी मलिक जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और उन्होंने पार्लियामेंट के बहुत कवर की है और साथ ही राजनीतिक विभिन्न कालखंड उन्होंने देखे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता जी हूँ। जैसा धन्यवाद कि प्रशांत जी। तो जैसा आपका भी जब ये आलेख छपा है, बहुत ही सुंदर आपने विश्लेषण उसमें पूरी भाजपा की राजनीति का किया भी है कि किस तरह संजय जोशी इस समय सबसे आगे दौड़ में दिखाई देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाजपा की। तो ऐसी कौन संभावना आपने देखी, किस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरे राजनीतिक भाजपा की जो राजनीतिक इस समय की जो परिदृश्य है भाजपा का, उसके अंदर संजय जोशी का सबसे आगे नाम आना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में, इसके पीछे कौन से राजनीतिक निहितार्थ आप देख पा रहे हैं, कौन सी ऐसी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुहाने पे खड़ी हुई है, बैसाखियों की सरकार पे खड़ी हुई है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, अब हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। और ये कहा और कुछ दिन के बाद ही जब देखा गया तो वो अपने पैरों पे थे ही नहीं, वो इतने मजबूत हुए नहीं थे। वो फिर जो है अ, दिखाई दिए कि बैसाखी पे खड़े हुए हैं, मजबूत नहीं है। और फिर जो सेकंड कार्यकाल नरेंद्र मोदी का है उसमें कहीं ना कहीं वो बेलगाम हो गए और उन्होंने आरएसएस को सुनना, आरएसएस का परामर्श लेना, आरएसएस की बात सुनना बिल्कुल बंद कर दिया। और जिस प्रकार की कई सारी चीजें रही हैं, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा को पार्टी में लेके आना और उनकी सरकार बनवाना, दूसरा मणिपुर का इशू, तीसरी चीज महाराष्ट्र में जिस तरह से आप जिनको अजीत पवार और बाकी लोगों और दूसरे लोगों को आप जिस प्रकार से लगातार ये कहते थे कि इनसे चक्की पिसवाएंगे जेल में, ये बहुत बड़े देश के भ्रष्टाचारी हैं, उनको पार्टी में लेके आना, शिवसेना के साथ तोड़फोड़ करना। तो ये नागवार गुजरा है कहीं ना कहीं शिवसेना अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। और मोहन भागवत जी भी कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आज की डेट में चल रही है। उसको देखते हुए जो संघ का अभी 3 दिन का अधिवेशन हुआ था केरल में, वहां पे चर्चा ये हुई कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब नया जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए वो कोई संघ की मानसिकता का व्यक्ति होना चाहिए और दूसरा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कंट्रोल कर सके। ये इसकी इन परिस्थितियों को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है और जो लगभग 2 दर्जन उनके सहयोगी संगठन हैं जिनको लीड करता है आरएसएस, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो किसान संघ हो, ये इस तरह के संघों को मिला के भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं का अंग है। भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअल इतनी बड़ी बॉडी नहीं है कि वो खुद सारे फैसले अपने खुद ले ले। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि किसी बाप के 4-6 बेटे हैं, बाप उनका नेतृत्व करता है लेकिन वो बेटों के कार्यों में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता और उनको खुली छूट देता है कि आगे बढ़ने के लिए आप संसाधनों का प्रयोग करें और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। इस तरह का एक ये माहौल और एक ये पैटर्न है।
तो भारतीय जनता पार्टी जिनके हाथों में सौंपी गई थी, उन्होंने उसका मिसयूज किया। जो सिद्धांतवाद था संघ का, भारतीय जनता पार्टी का, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो संघ ने इस पर संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया है कि संघ भारतीय जनता पार्टी में कुछ बदलाव किए जाएं और बदलाव की शुरुआत अध्यक्ष पद से होगी। संघ चाहता था कि केरल के इस अधिवेशन के दौरान नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जाए, लेकिन दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने, अमित शाह, मोदी ने जेपी नड्डा के माध्यम से ये रिक्वेस्ट संघ से की है कि हम झारखंड और हरियाणा दोनों जगह जीत रहे हैं, तो लिहाजा हमें समय दिया जाए। संघ को कहीं ना कहीं दूर तक भी उम्मीद नहीं है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है इनको हरियाणा के परिणाम के आने तक का समय भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इससे हम ये कह सकते हैं, जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में बाधा आ सकती है। अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, जो परिस्थितियां भी दर्शा रही हैं, तो संजय जोशी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी में जो जो परिवर्तन होंगे उनकी परिकल्पना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह भी समझना होगा कि संजय जोशी के रिश्ते, चाहे वो गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे वसुंधरा हो, चाहे बाबा योगी हो, तमाम लोगों के साथ मधुर रिश्ते संजय जोशी के और आरएसएस के और संघ के भी हैं। संघ के बहुत पुराने निकले हुए नेता हैं और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से भी सीनियर संजय जोशी हैं। हाँ, संजय जोशी गुजरात में नरेंद्र मोदी और ये दोनों साथ में काम करते थे, तलकी वहीं से बढ़ी हुई है। तो इससे ये भी फायदा संघ देख रहा है कि अगर संजय जोशी के हाथ में कमान आती है तो खुद ही कई सारी चीजों से दूर नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे चर्चा होती है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको दबा सकते हैं या उसका विरोध कर सकते हैं या उसके खिलाफ कुछ चीजें कर सकते हैं। संजय जोशी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनसे कहीं ना कहीं वरिष्ठ भी हैं और वो उनकी तमाम रणनीतियों को जानते हैं। और ये चर्चा कोई आज की नहीं है, ये चर्चा पिछले 6-8 महीने से लगातार संघ में चल रही है। और केरल का अधिवेशन होने के बाद में ये चर्चा कुछ पत्रकारों में आई है। मेरे संज्ञान में जैसे ही चीजें आई और मैंने पुख्ता की और मेरी मुलाकात अलग अलग लोगों से हुई, संजय जोशी से भी हुई, उसके बाद मैंने लेख लिखा है। जी जी, जी। जैसा आपने बताया कि आपने इस जो सामने चर्चा सामने है उसको पुख्ता करने के लिए, उसका अस्तित्व कितना मजबूत है उसको जानने के लिए आपने विभिन्न नेताओं से बात भी की और संजय जोशी जी से भी आपने कहा कि मेरी उनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई। तो तमाम तरह के आपने फीडबैक लेकर पूरा एक आर्टिकल लिखा, वो सामने विस्तृत रूप से सामने भी आया। अच्छा, संजय जोशी को लेकर जो भाजपा की राजनीति है, जैसे आपने भी जिक्र किया, गुजरात में जब संजय जोशी जी और मोदी जी एक साथ काम करते, तलखें जब से बढ़ी हैं। तो ऐसे में अगर संघ संजय जोशी जी का नाम आगे बढ़ाता है और उसको कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पे लेकर आता है, तो मोदी जी, अमित शाह जी कितने स्थिति में, विरोध करने की स्थिति में कितना हद तक जा सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आपको ये देखना होगा कि मोदी और अमित शाह अगर विरोध करते हैं तो उनके साथ कौन लोग खड़े होंगे। उनके साथ हेमंत बिश्व शर्मा खड़े होंगे, उनके साथ हरदीप पुरी खड़े होंगे, उनके साथ अश्विनी वैष्णव खड़े होंगे। इनका अस्तित्व क्या है भारतीय जनता पार्टी में और संघ में? तो इनके साथ भजनलाल शर्मा खड़े होंगे राजस्थान के, इनके साथ जो यादव हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो खड़े होंगे, इनके साथ सैनी खड़े होंगे हरियाणा के सीएम, इनके साथ पुष्कर धामी खड़े होंगे। तो कोई ऐसा कोई मजबूत नेता आपको लगता है जो संघ का सामना कर सके? ये सब रबर स्टैंप लोग हैं, तो ये क्या करेंगे विरोध करके? इसीलिए संजय जोशी को लाया जा रहा है कि मजबूत आदमी है, सारी चीजें जानता है और इनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। राजनाथ सिंह खड़े होंगे इनके साथ, शिवराज सिंह चौहान इनके साथ खड़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो कर्नाटक के 8 बार के सांसद हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो इनके सामने खड़े होंगे। ये स्वयंसेवक संघ की, इनके ताबूत में एक पहली कील ठोकने की देरी है, उसके बाद लोग तमाम आ जाएंगे। कारवां शुरू हुआ नहीं कि लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे उसमें।
तो खाली बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, उसका नाम संजय जोशी कर दिया गया है। घंटी बंदते ही तो फिर घंटा अपने आप बजने लगेगा। ये परिस्थितियां हैं। तो ये विरोध ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये उस स्थिति में नहीं है कि विरोध कर सके। आपको देखना होगा 4 जून के बाद जितने भी ये कानून लाने की कोशिश करते हैं, जितने भी बिल लाने की कोशिश करते हैं, इनको माफी मांग के वापस लेने पड़ते हैं। तो आज ये उस मजबूती के साथ नहीं खड़े हैं, और इससे ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव का नतीजा हो, चाहे देश का नतीजा हो, कोई समाजवादी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश में कर दिया और वो ऐसी लोकप्रिय रातों रात हो गई कि लोगों ने उसको 37 सीटें जिता दी। ऐसा नहीं है। उनका मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, और उसका फायदा अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों को और सेंट्रल में कांग्रेस को हुआ है। इससे कहीं ना कहीं संघ जो है चिंतित है, और इस चिंता का परिणाम ये है कि वो संजय जोशी को आगे लेके आना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई ऐसा बड़ा नेता इस समय मोदी जी, अमित शाह जी के साथ अगर दिखाई नहीं देता, जो उसका विरोध भी कर सके डटकर। तो जो भाजपा की जो रणनीति रही है पिछले दिनों की हम बात करें, जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री बताया कि इस तरह के जो मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मोदी और अमित शाह की जो रणनीति थी कि ऐसे लोग को प्रमुखता दी जाए, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो केवल उनके अनुसार ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं या उनके अनुसार ही चलते रहें, तो कहीं ना कहीं अब इस समय उनके लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है आने वाले समय में। और जिस तरह से संजय जोशी आगे बढ़ते हैं और उससे भाजपा के राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन, अगर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो उसमें भाजपा की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आने की स्थिति आप देख पाते हैं। देखिए प्रशांत जी, आप परिकल्पना कीजिए कि अगर संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद पार्टी के अंदर भी बदलाव होंगे, और आपको देश की जो राजनीति है, देश की जो सरकार है, उसमें भी आपको बदलाव दिखाई देंगे। दूसरा, संघ का कहीं ना कहीं ये भी नजरिया है कि जो एनडीए के पुराने सहयोगी हैं, चाहे वो शिवसेना हो, जो इतना पुराना सहयोगी था, चाहे वो अकाली दल हो, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में ममता बनर्जी भी उनके साथ रही हैं, शरद पवार भी उनके साथ रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का हिस्सा है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू, वो भी रहे हैं। तो वो सारे एनडीए के जो समर्थक लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को आगे करती है, तो ममता बनर्जी भी एनडीए का हिस्सा बन सकती हैं, दूसरी पार्टियां भी एनडीए का हिस्सा बन सकती हैं। तो इस नीति पर काम करते हुए संघ चाहता है कि बदलाव बहुत जरूरी है, और उसी के मद्देनजर संघ अपनी कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये देख के चल रहा हूं कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, तो संजय जोशी अध्यक्ष बनेंगे, और उसके बाद तमाम बदलाव आपको पूरे भारत में दिखाई देंगे। जी जी। अच्छा, जैसे हरियाणा चुनाव का भी आपने उल्लेख किया, और लगातार ये चर्चा बनी हुई है, परसेप्शन ही बन रहा है कि हरियाणा में भाजपा के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो गई है, और वह चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव की दौड़ में सब पीछे दिखाई देती है। तो हरियाणा के अगर चुनाव को देखें, अब क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव परिणाम किस दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं, और उसमें भाजपा अगर किसी वजह से पीछे रह जाती है, कांग्रेस बाजी मार जाती है, तो क्या चुनौतियां जो पूरी नेतृत्व के लिए और बढ़ जाएंगी? देखिए, अगर आप हरियाणा के विषय में देखें, शुरू शुरू में जिस तरह से आ रहा था कि कांग्रेस लगभग 70 सीटें जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी 20-22 सीटों पे ही जीत सकती है। सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी ने कराया था, उसमें भी 20-22 सीटें इनको बताई गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है, उसने जो रणनीति बनाई है, तमाम छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके गठबंधन करना, मायावती के साथ गठबंधन कराना, चंद्रशेखर के साथ गठबंधन कराना, कांडा को अपने साथ ले आना, उसको उसके साथ भेज देना। और एक तो ये रणनीति उन्होंने करी है। दूसरा, उन्होंने कास्टिज्म पे पंचायत, खाप पंचायतों को तोड़ने की कोशिश की है। तीसरी चीजें इन्होंने करी है, जो पैटर्न इन्होंने चला था, जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था कि वहां की जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि नरेंद्र सिंह तोमर को इसलिए भेजा गया है केंद्रीय कृषि मंत्रालय से हटा के कि इनको सीएम बनाना है। सिंधिया को कह दिया कि सिंधिया जी सीएम बनेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते को कह दिया कि ये सीएम बनेंगे और एक आदिवासी चेहरा होगा सीएम का मध्य प्रदेश में। इंदौर वाले जो नेता हैं अपने, उनकी शेरवानी उन्होंने तैयार कर ली थी और वो भी सीएम बन रहे थे। इसके अलावा प्रहलाद पटेल को भी सीएम बना दिया गया था, और उसके बाद शिवराज चौहान तो मुख्यमंत्री थे ही,
तो तमाम जो जातियां हैं, तमाम जो वर्ग हैं, ताकि अपने लोगों के मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको अधिक से अधिक वोट दे सकें, ये रणनीति कांग्रेस को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चलाई थी। लेकिन इतना प्रचंड मामला फिर भी नहीं भारतीय जनता पार्टी का हुआ, और जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बना। उसी फॉर्मूले पे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव जीतना चाहती है। अगर आज देखेंगे, राव इंद्रजीत को भी इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, करसनपाल गुर्जर जो फरीदाबाद वाले हैं उनको भी इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, विज साहब भी कह रहे हैं मैं 7वीं बार जो है चुनाव लड़ रहा हूं जीतने के लिए, उनको भी इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जो अभिमन्यु है वहां के रोहतक वाले जाट समाज से आते हैं, उनको भी इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। और भाई सैनी साहब तो मुख्यमंत्री हैं ही, तो ये सबको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि जिस जाति के ये नेता हैं वो जातियां एकजुट होकर इनके साथ लगे, भाई हमारे समाज का मुख्यमंत्री बन रहा है। ये इस तरह का पैंतरा और इस तरह का फॉर्मूला और इस तरह की जुमलेबाजी हरियाणा में कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता में और मध्य प्रदेश की जनता में फर्क है, और यहाँ किसान आंदोलन को लोग भूले नहीं है। तो इतनी आसानी से, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 70 सीटें कांग्रेस जीत रही है, लेकिन 70 सीटें ना जीते कांग्रेस, लेकिन 55 से 60 या 55-54 सीटें जीतते कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में जो तीसरे लोग बच जाते हैं, छोटी छोटी पार्टी है जो थर्ड फ्रंट वहां पे बच जाता है, छोटे मोटे लोग हैं, कुछ निर्दलीय लोग लड़ रहे होंगे, वो लगभग 1 दर्जन सीटों को प्रभावित करेंगे। कुछ सीटें वो जीत भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी कीमत पे बहुमत से दूर है। कांग्रेस बहुमत लेके आएगी, और वो कैसी सरकार मजबूत बना पाएगी, कैसी चला पाएगी, वो एक अलग बात है। और वही निर्णय तय करेगा, जो हरियाणा के परिणाम होंगे वही तय करेंगे कि संजय जोशी को पगड़ी पहनाई जाए भारतीय जनता पार्टी के न पहनाई जाए। वही वही परिणाम तय करेंगे इसका। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो परिणाम तय करेंगे कि भाजपा की अगला राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा। अच्छा, ये मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, जो छोटे-छोटे गठबंधन वहाँ पे हरियाणा में सामने आए हैं। उसमें जेजेपी, बसपा, मायावती जी की पार्टी या कांडा की पार्टी, गोपाल कांडा की, और उधर चंद्रशेखर रावण, दुष्यंत चौटाला, तो तमाम तरह के जो गठबंधन नए-नए स्वरूप में वहाँ सामने आए हरियाणा में। और जैसा आपने कहा कि बीजेपी का कहीं न कहीं उसमें बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है उन गठबंधन को आकार देने में, उसका स्वरूप तय करने में। तो ये भाजपा की जो रणनीति है और जो गठबंधन की जो वहाँ पे स्वरूप में जो सामने आए, ये किस तरह से पूरे समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं? जैसे आपने 10-15 सीटों की बात कही, क्या इतनी मतलब स्थिति में ये लोग हैं कि वो 10-15 या 20-25 तक सीट तक प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं? प्रशांत जी, 1 दर्जन सीटों को प्रभावित करेंगे, और प्रभावित करने का तरीका ये होता है, आप जानते हैं विधानसभा चुनाव में 10,000, 5,000, 2,000 वोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस बिना कोई लिए दिए, बिना कोई बात के, एक राहुल गांधी ने कहा था कि भाई इनके साथ भी समझौता करके अगर 2-4 सीटें देनी पड़ती हैं तो दे दीजिए। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने वहां पे बहुतायत में अपने विधायक खड़े किए हैं, अगले दिन केजरीवाल छूट जाते हैं। तो यहाँ ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है, और इसीलिए इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। अगर किसी सीट पे 2,000, 5,000, 6,000, 3,000 वोट भी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को मिलते हैं, तो वो वोट किसके खराब होंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी वोटर है वही आम आदमी पार्टी पे जाएगा जो कांग्रेस को जाता। दूसरी चीज आपने देखा है, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी हो, अगर चंद्रशेखर के वहां पे 200 लोग भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और 200-250 वोट भी चंद्रशेखर के नाम पे जेजेपी को मिल गए, बाकी उसको अपने मिल गए, और 2,000-2,500 वोट उसके कैंडिडेट को मिल गए, तो वो किसके खराब हुए? दूसरा, आप मायावती के वो आपने उनके साथ गठबंधन करा दिया दूसरे चौटाला के साथ, और कांडा साहब ने बोल दिया कि, और कांडा के इनको पता है कि कांडा बहुत मजबूत है, वो पैसे की गंगा बहाएगा, जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम इससे जीत नहीं सकते, इसको बाद में अपने साथ ले लेंगे। उसके घर पे आज भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है, और लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और झंडा भाजपा का लगा हुआ है। तो ये मूर्ख बना रहे के जनता को जो जीतना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इनके सामने से अपने कैंडिडेट को हिसार में नीचे बिठा लिया है। तो ये जो जिस तरह की चीजें, सिरसा है सॉरी वो जगह, जो गोपाल कांडा के सामने खड़ा होता है, तो ये जनता को भरमाने का काम जो ये कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस तरह की सीटों को प्रभावित करेंगे। जैसे सावित्री जिंदल, वहां पे जिंदल फैमिली की इतनी धनपति महिला है, वो निर्दलीय लड़ रही हैं। क्यों लड़ रही है निर्दलीय? वो तो निर्दलीय जी, क्योंकि भाजपा के साथ लड़ेंगी तो 100% हारेंगी, अगर निर्दलीय लड़ेंगी तो जीत जाएंगी, और जीतने के बाद फिर बीजेपी में आ जाएंगी। तो ये बीजेपी की एक रणनीति है।
लेकिन मैं कह रहा हूं मतदाता इस बार इतना एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही किसान हो, वो किसान के अलावा भी जो खेती किसानी के आसपास रहने वाले कामगार हैं, मजदूर हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से बहुत ज्यादा खफा हैं, उनके व्यवहार से खफा हैं, इसलिए वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और कांग्रेस वहां पे अपनी सरकार बना रही है। अभी तो मुझे इस प्रकार के ही नतीजे आते हुए दिख रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती से सरकार बनाती हुई दिख रही जी, जी। अच्छा, इसमें विनेश फोगाट का जो फैक्टर है, वो कितना हरियाणा चुनाव में आपको प्रभावशाली दिखाई दे रहा है? क्योंकि विनेश फोगाट का जिस तरह से एपिसोड सारे रहे हैं, घटनाक्रम जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ घटे हैं, पिछले अगर 2-3 साल की हम बात करें, तो इसमें क्योंकि हरियाणा चुनाव में कुछ विनेश फोगाट निश्चित रूप से कहीं न कहीं बड़ी भूमिका में निभाने की स्थिति में दिखाई देती है। तो पूरा फैक्टर किस तरह से दिखाई देता है पूरे हरियाणा इलेक्शन के अंदर? है। प्रशांत जी, दो बड़े महत्वपूर्ण इशू हैं हरियाणा में, जैसा कि मैंने कहा, एक तो किसानों का है और दूसरा विनेश फोगाट का है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ व्यवहार जंतर मंतर पे किया और दोषी होते हुए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर भी कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने आदेश दिया तब जाके कहीं एफआईआर हुई और उसके बाद चार्जशीट फाइल होते होते सालों साल लग गए। तो उससे कहीं ना कहीं किसान जो समाज है वहां का या हरियाणा का, वो आहत है और कहीं ना कहीं अपने आप को इंसल्टिंग फील कर रहा है। उसका बदला इस चुनाव में वो लेगा, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि जो ग्रामीण माहौल होता है, जो ग्रामीण समाज होता है, उसके लिए बहन बेटियों की इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। और वो आपके यहाँ भी आपको याद होगा कि 2013 का जो दंगा हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं अस्मिता का और बहू बेटी का मामला जुड़ा हुआ था, इसीलिए इतना बड़ा रीजन उसका हुआ था। तो हमारा ग्रामीण समाज जो है, ग्रामीण समाज से संबंध रखने वाले लोग जो है, अपनी बहन बेटियों की इस तरह से बेइज्जती सहन नहीं कर सकते, वो उग्र रूप धारण कर लेते हैं। तो बहुत गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और वो विनेश को जिता के, विनेश के सहयोगियों को जिता के वो गुस्सा शांत होगा लोगों का, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा विनेश का। ऐसा नहीं है कि विनेश खाली अपनी सीट जीत लेगी या ऐसा करेगी, विनेश का बाकी सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो एक महिला, एक बेटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो उसको हरियाणा के लोग भूले नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति हो, किसी भी जाति के व्यक्ति हो। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसा कि मान-सम्मान की जो बेटी के प्रति जो एक एक भाव होता है, उसकी कहीं न कहीं उसका असर भी पूरे हरियाणा चुनाव में दिखाई देता है। तो कार्यक्रम की बात है, क्योंकि आपको भी अपनी व्यस्तताएँ, कहीं जाना है आपको। अगर कांग्रेस की बात करें, हरियाणा पार्टी की संगठन की बात करें, उसमें कई बार ये कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा का अपना अलग गुट है, कुमारी शैलजा का अपना दावा है, रणदीप सुरजेवाला का अपना दावा है। तो ऐसे में कांग्रेस इस समय कितनी आपस में एकजुट दिखाई देती है और कितना आपस के जो उनके विषय थे, क्या उसका उन्होंने आपस में जो उनकी ईगो की प्रॉब्लम थी, आपस के जो हितों के टकराव थे, क्या उसका समाधान कर दिया? सभी पार्टी एकजुट दिखाई देती है इस समय संगठन वहाँ पे कांग्रेस से लड़ता हुआ चुनाव, क्या लगता है? देखिए प्रशांत जी, अगर ये बिल्कुल सही बात आपकी है, कांग्रेस में कई गुट काम करते थे जिसका नुकसान कांग्रेस को होता था और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता था। दो गुट तो अपने आप खत्म हो गए, वीरेंद्र सिंह भाजपा में चले गए थे, किरण चौधरी इस बार भाजपा में चली गई, तो दो गुट तो स्वतः ही समाप्त हो गए। अब तीन बचे, तीन में एक हुड्डा ग्रुप सबसे जो मजबूत या महत्वपूर्ण है, उसके बाद कुमारी सैलजा है और रंजीत सुरजेवाला है। तो सुरजेवाला को और कुमारी सैलजा को राहुल गांधी ने समझा दिया है कि पार्टी को अगर जिताना है तो शांत रहना होगा और इस बार टिकट बांटने में हुड्डा की ज्यादा चली है। हालांकि जो मीठी गोली है वो राहुल गांधी ने भी इन लोगों को दी हुई है कि सीएम बाद में बनाया जाएगा और किसको बनाया जाएगा ये हम बाद में तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को भी लगता है कि हो सकता है सीएम में मेरा ही नाम कल को आ जाए, कहीं ना कहीं सुरजेवाला को भी लगता है कि हो सकता है सीएम में मेरा ही नाम हो जाए, इसलिए वो शांत बैठे हुए हैं। और कोई भी गुटबाजी आज कांग्रेस में मुझे फिलहाल तो दिखाई नहीं देती है। और क्योंकि हुड्डा बहुत मजबूत स्थिति में है, हालांकि बीच में ये चला था कि थोड़ा सा शिगुफा चलाया गया था कि हुड्डा अपने लड़के को, दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं, तो उसका विरोध और धीरे धीरे चर्चाएं इस तरह की शुरू हो गई थी। लेकिन बाद में उसको भी खत्म कर दिया गया कि नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेंद्र हुड्डा ही सीएम बनेंगे। तो तब से मामला शांत है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा ही बनेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है और नहीं बनेंगे इसके लिए भी कोई पक्का नहीं कह सकता। क्योंकि ज्यादातर अगर विधायक दल का चुनाव भी होगा तो ज्यादातर लोगों को टिकट देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है
और अगर विधायक अपना नेता चुनेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही चुनेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई दिक्कत आएगी। थोड़ी बहुत चीजें तो पार्टी में चलती ही हैं, लेकिन सारा मामला सेटल भूपेंद्र सिंह हुड्डा करके, और वहां पे अच्छे तरीके से उन्होंने टिकट बांटे हैं। कांग्रेस ने अच्छे टिकट इस बार दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वहां पे अपनी सरकार बना लेगी, और छोटे छोटे जो विरोध होंगे वो ऊपर लेवल पे निपटा लिए जाएंगे। मुझे कोई उसमें दिक्कत नजर नहीं आती है। जी। जी, 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 जी। जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसा आपने कहा कि कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आती है, और राहुल गांधी ने जिस तरह से तीनों गुटों को कहीं न सामंजस्य से बैठाने का जो प्रयास किया, वो सफलता के साथ दिख भी रहा है कि कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है उनका जो प्रयास है। और इन शब्दों से आगे चलते उदाहरण भी देते हैं, और आपके पूरे जिस तरह से दोनों प्रकरण का, संजय जोशी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात का और हरियाणा में चुनाव की क्या परिणाम किस तरह से आ सकते हैं, किस दिशा में हरियाणा का चुनाव जाता दिखाई देता है, बड़े विस्तृत आपने उसकी व्याख्या की है। और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। और मैं आपसे बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे दफ्तर में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे वैसे भी आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।